वेलकम टू कीमोपीडिया आईटीआर। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेचुरल प्रोडक्ट या फिर बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम नेचुरल प्रोडक्ट की यूनिट, और बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं इसे, और इसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट। अगर हम बात करें नेचुरल प्रोडक्ट और बायोमोलिक्यूल्स की, तो बेसिकली इसके अंदर हमें मेन चार चीजें पढ़नी होंगी। क्या है हमारे पास में? चार चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहला हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। किसके बारे में देखना है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इसके बाद हमें देखना है दूसरे नंबर पर किसके बारे में? अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ना है। तीसरे नंबर पर हमें किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पर? टर्पीन्स और टर्पिनोइड्स के बारे में। किसके बारे में? टर्पीन्स या फिर टर्पिनोइड्स, टर्पीन्स और टर्पिनोइड्स के बारे में। फोर्थ नंबर पे हमें किसके बारे में पढ़ना है यहाँ पर? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट हो जाता है आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बेसिकली ये चार चीजें पढ़नी है। इन चारों चीजों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। उससे स्टार्ट करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है? तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हम आज स्टार्ट करेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास में। अगर हम जनरल फॉर्मूले की बात करें, क्या होता है हमारे पास में? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास में CnH2nOn। इसी को ही हम कैसे लिख सकते हैं? CnH2O का होल n, यही लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर n की वैल्यू रख दी 1, तो क्या हो जाएगा? C1H2 इंटू 1O1। क्या हो जाएगा? इसी को कैसे लिख सकते हैं हम? CH2O। और यही क्या होता है हमारे पास में? HCHO फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड हमें पता है कि इट इज नॉट एन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है। इसका मतलब ये जो जनरल फॉर्मूला आपने कार्बोहाइड्रेट का लिखा है, ये जनरल फॉर्मूला 100% केसेस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। बात करें एन की वैल्यू अगर 2 रख दी हमने, तो मान लीजिए हमने एन की वैल्यू 2 रखी, तो C2H2 इंटू 2O2, यही हो, क्या बन जाएगा? C2H4O2, यही बना। इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं? इसे ही हम लिख सकते हैं CH3COOH। देख लीजिए, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 3 और 1 4, और यहाँ पर क्या है? 2 ऑक्सीजन, ये रहे 2 ऑक्सीजन। तो क्या हो गया? ये एसिटिक एसिड। ये क्या बन गया हमारे पास में? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड भी हमें पता है इट इज नॉट एन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब 100% केसेस के अंदर हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने एन की वैल्यू रख दी 6, क्या रख दिया हमने? एन की वैल्यू 6। अगर एन की वैल्यू 6 रखी तो क्या हो जाएगा? C6H2 इंटू 6O6। इसी को कैसे लिख सकते हैं हम? ये क्या हो जाएगा? C6H12O6। और यही क्या होता है हमारे पास में? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है हमारे पास में? कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है हमारे पास में किसका? ग्लूकोज। किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज का या फिर फ्रक्टोज का। ठीक है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के। तो यहाँ पर हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारे पास में क्या होते हैं? हर फॉर्मूला हमारे पास में जनरल होता है CnH2nOn, लेकिन हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास में क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमारे पास में? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास में क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब हो गया? या फिर एल्डिहाइड, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास में? कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये होता है हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का क्या मतलब हो गया? मान लीजिए हमारे पास में ये CHO है, यहाँ क्या है हमारे पास में? ये OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है? OH, यहाँ पर क्या है? OH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है? OH और ये हाइड्रोजन। ठीक, ये क्या बन गया हमारे पास में? CH2OH। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में? पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब हो गया हमारे पास? यहाँ पर बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप लगे हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं बहुत सारे, इसीलिए इसको क्या कह दिया हमने? पॉलीहाइड्रोक्सी। और एल्डिहाइड हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ग्रुप, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अगर बात करें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में? एल्डिहाइड की जगह हम क्या बना देंगे? कीटोन। कैसे बनाएंगे? देख लीजिए, CH2OH। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे पास में? कीटो ग्रुप,
यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में OH, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ OH, यहाँ क्या हो जाएगा OH, और ये क्या बन जाएगा CH2OH। अगर यहाँ पर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये एक अल्कोहल ग्रुप, ये रहा अल्कोहल ग्रुप, ये रहा अल्कोहल ग्रुप, ये रहा अल्कोहल ग्रुप, ये रहा अल्कोहल ग्रुप। तो बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसीलिए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, इसलिए कीटोन कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास में, ये रहा हमारे पास में कीटोन ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हमारे पास में ये हो गया, इसको क्या कह दोगे आप, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और इसे क्या कह दोगे आप, पहले वाले को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या कह दोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो बेसिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास में क्या होते हैं, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होंगे हमारे पास में, कीटोन। अब इनकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है, ठीक है, उस बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे। अब चलते हैं हम, ये होता है हमारे पास में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अगर हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट ये है तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट, ठीक है। तो सैकेराइड यूनिट के बेसिस पर हमारे पास में जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, 3 कैटेगरी के अंदर हमारे पास में डिवाइड हो सकते हैं। मान लीजिए पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहली कैटेगरी हमारे पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहली कैटेगरी हो जाएगी मोनोसैकेराइड, क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड, ठीक है। अगर दूसरी कैटेगरी की बात करें तो दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी हमारे पास में, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। और तीसरी यूनिट की बात, तीसरी कैटेगरी की बात करें तो तीसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी हमारे पास में, पॉलीसैकेराइड, क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें मोनोसैकेराइड की, तो बेसिकली हमारे पास में मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड हमारे पास में क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड के अंदर सिर्फ एक सैकेराइड यूनिट होती है, जैसे ग्लूकोज है उसके अंदर क्या है, एक सैकेराइड यूनिट है, पूरी की पूरी एक यूनिट है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, सैकेराइड यूनिट कह रहे हैं। ये हमारे पास में ग्लूकोज, अभी हमने ग्लूकोज बनाया, ये क्या है हमारे पास में, एक पूरी की पूरी सैकेराइड यूनिट है, क्या है हमारे पास में, पूरी की पूरी एक सैकेराइड यूनिट है, इसको हमने कहा एक सैकेराइड यूनिट, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या हो गई हमारे पास में, एक सैकेराइड यूनिट। ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स वो होंगे जिसके अंदर सिर्फ एक सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होगी, क्या होगी, जिसके अंदर ओनली वन सैकेराइड यूनिट। सैकेराइड यूनिट को मैंने कैसे लिख दिया, सैकेराइड यूनिट को मैंने लिख दिया इस तरीके से SU, ठीक है। सैकेराइड यूनिट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया SU। तो एक सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होगी। अगर ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक सैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होगी, तो ऐसे सैकेराइड्स को आप क्या कहोगे, पॉलीसैकेराइड्स। अब मान लीजिए आपके पास में एक सैकेराइड यूनिट की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास में, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, और क्या हो गया आपके पास में, गैलेक्टोज हो गया। ये क्या है आपके पास में, एक सैकेराइड यूनिट वाले मोनोसैकेराइड्स। अगर बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो यहाँ क्या हो सकता है हमारे पास में, सुक्रोज हो सकता है। सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये पॉलीसैकेराइड क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ हो सकता है हमारे पास में स्टार्च हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है। यहाँ पर क्या होती है, एन नंबर ऑफ पॉलीसैकेराइड यूनिट होती है, एन नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट होती है, मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट्स होती है। इसीलिए किसकी कैटेगरी में है हमारे पास, पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में। बात करें अगर ओलिगोसैकेराइड की, तो अगर हमारे पास में 2 सैकेराइड यूनिट अगर यहाँ पर प्रेजेंट होगी तो उसे क्या कहोगे आप, डाइसैकेराइड, क्या कहोगे, डाइसैकेराइड, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास में 3 सैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट है तो उसे क्या कहोगे आप, ट्राइसैकेराइड, क्या कहोगे, ट्राइसैकेराइड। अगर यहाँ पर हमारे पास में 4 सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है उसे क्या कहोगे, टेट्रासैकेराइड, या टेट्रासैकेराइड। अगर यहाँ पर 5 सैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट है तो उसे क्या कहोगे आप, पेंटासैकेराइड, क्या कहोगे, पेंटासैकेराइड, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना है। ये था आपके पास में बेसिकली सैकेराइड यूनिट की बेसिस पर क्लासिफिकेशन। एक था हमारे पास में मोनोसैकेराइड, दूसरा था ओलिगोसैकेराइड, तीसरा था हमारे पास में पॉलीसैकेराइड। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखना है हमें किसके बेसिस पे,
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसके बेसिस पे दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में यहाँ पर कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। एक हमारे पास में क्या हो सकता है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। एक क्या प्रेजेंट हो सकता है? एल्डिहाइड ग्रुप। और दूसरा हमारे पास में क्या प्रेजेंट हो सकता है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। अगर हमारे पास में किसी भी यूनिट के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट, तो ऐसे सैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को आप क्या कहोगे? एल्डोज। क्या कहोगे? एल्डोज। ठीक है। अगर आपके पास में कोई भी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे आप क्या कहोगे? कीटोज। क्या कहोगे? कीटोज। अगर हम बात करें, ऊपर हमने 2 यूनिट बनाई थी पॉली अल्कोहल की, ठीक है, ये रहे। तो 2 यूनिट जो हमने बनाई थी, यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ हमारे पास में क्या है? ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। उसको ही आप क्या कह दोगे? एल्डोज। इसे ही आप क्या कह दोगे? एल्डोज। और ये स्ट्रक्चर किसका बनाया है मैंने? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है। और यहाँ पर अगर आप बात करें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की, तो यहाँ पर क्या है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे आप क्या कह दोगे? टाइप ऑफ कीटोज। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसका बनाया है मैंने? फ्रक्टोज। ये क्या होता है हमारे पास में? फ्रक्टोज। ठीक है। अब बात करें, ये था हमारे पास में ग्लूकोज और ये था हमारे पास में फ्रक्टोज। ठीक है। बेसिकली ये है हमारे पास में अभी तक क्लासिफिकेशन। अगर हम यहाँ पर बात करें एल्डोज की, तो एल्डोज हमारे पास में क्या हो सकता है? ये एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी बचे हुए नीचे बाकी सारी चीजें। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या हो सकता है? CH2OH। और एक क्या हो सकता है हमारे पास में? कीटोन ग्रुप। बाकी सब नीचे एज इट इज। ठीक है। अब हमारे पास में ये था कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मोनोसेकेराइड्स बेसिकली हमारे पास में कितने टाइप के हो सकते हैं? मोनोसेकेराइड बेसिकली हमारे पास में क्या हो सकते हैं? मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें, तो मोनोसैकेराइड को हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास में सैकेराइड्स। ठीक है। मोनोसैकेराइड की बात करें तो जनरली अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स की, तो मोनोसैकेराइड होता है हमारे पास में रिड्यूसिंग नेचर का। कैसा होता है हमारे पास में? रिड्यूसिंग नेचर का होता है। और रिड्यूसिंग नेचर की अगर हम बात करें, तो रिड्यूसिंग, हाँ, पहले मोनोसैकेराइड पढ़ने से पहले एक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर की अगर हम बात करें, तो केमिकल नेचर के बेसिस पे हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर, एक किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं? रिड्यूसिंग शुगर में। और दूसरा क्लासिफिकेशन हम किसमें कर सकते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो रिड्यूसिंग शुगर बेसिकली हमारे पास में क्या होता है? जो टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को क्या कर दे? वो रिड्यूस कर दे। ऐसे सबस्ट्रेट को हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। और जो टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, और बेंडिक सॉल्यूशन, और क्या हमारे पास में? बेंडिक सॉल्यूशन। बेंडिक सॉल्यूशन इसको रिड्यूस ना करे, ठीक है, ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? ऐसे सबस्ट्रेट को हम क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे सबस्ट्रेट को क्या कहेंगे हम? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। तो ये था हमारे पास में रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पर जो आपने टॉलेंस रिएजेंट, फाइलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हर एक के बारे में आप बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं आने वाले लेक्चर के अंदर, जब हम टेस्ट पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं हमारे पास में, 8 से 10 टेस्ट। वो 8 से 10 टेस्ट जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि टॉलेंस टेस्ट और ये जो फैलिंग सॉल्यूशन हमने लिखा हुआ है, रिडक्शन, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि हमारे पास में कौन-कौन से रिड्यूसिंग शुगर होंगे, कौन-कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अगर रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो सकता है? ग्लूकोज हो सकता है। ग्लूकोज रिड्यूसिंग होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है हमारे पास में? रिड्यूसिंग होता है। सारे मोनोसैकेराइड्स जो होंगे वो कैसे होंगे हमारे पास में? रिड्यूसिंग नेचर के। कैसे होंगे हमारे पास में? रिड्यूसिंग नेचर के। अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो नॉन रिड्यूसिंग के अंदर हमारे पास में क्या आ सकता है? सुक्रोज आ सकता है। ठीक है। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में सुक्रोज। ठीक है। ये था हमारे पास में तीसरा क्लासिफिकेशन। यहाँ पर खत्म होता है आपका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड की।
किसकी बात करेंगे? मोनोसैकेराइड की। अगर मोनोसैकेराइड्स की हम बात करें तो अब हमें बहुत ही डिटेल में मोनोसैकेराइड्स पढ़ना है। पहले हम 3 कार्बन से स्टार्ट करेंगे, फिर मूव ऑन करेंगे 4 पे, फिर मूव ऑन करेंगे 5 पे, फिर मूव ऑन करेंगे हम 6 कार्बन पे, 6 कार्बन की चेन के ऊपर। मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो मोनोसैकेराइड बेसिकली क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है? और हमारे पास में साइलिंग सॉल्यूशन को भी ये क्या कर देता है? रिड्यूस। साइलिंग सॉल्यूशन को भी ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। ठीक है? इसीलिए इसको आप क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। इसीलिए मोनोसैकेराइड को आप क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है? अब अगर हम बात करें, ये थी हमारे पास में प्रॉपर्टी की बात। ये किसकी बात थी हमारे पास में? प्रॉपर्टी की बात। अगर बात करें टॉलरेंस रिएजेंट की, ठीक है, अगर बात करें हम टॉलरेंस रिएजेंट की, तो टॉलरेंस रिएजेंट बेसिकली हमारे पास में क्या होता है? टॉलरेंस रिएजेंट अगर हम बात करें तो टॉलरेंस रिएजेंट हमारे पास में क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास में टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है? क्या होता है हमारे पास में टॉलरेंस रिएजेंट? ये होता है, ये पॉजिटिव, और यहाँ क्या होता है आपके पास में? OH माइनस। ये कॉम्प्लेक्स होता है आपके पास में टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर। बेसिकली टॉलरेंस रिएजेंट क्या करता है? एल्डिहाइड को क्या कर देता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज कर देता है किसके अंदर? ये कर देता है एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज। ठीक है? किसके अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है? एसिड के अंदर। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, यहाँ पर आपके पास में पूरी चेन है, आपने डाल दिया टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है? तो आपके पास में क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पास में एसिड में, बाकी के नीचे की चेन एज इट इज। अब अगर बात करें जब एसिड बनता है यहाँ पर, तो ये एसिड जब आपके पास में टॉलरेंस रिएजेंट के केस में बनता है, तो ये क्या कर देता है? उस सरफेस के ऊपर जो हमारे पास में ट्यूब प्रेजेंट है, उसके सरफेस के ऊपर क्या जनरेट कर देता है? सिल्वर कलर की लेयर जनरेट कर देता है, जिसको आप सिल्वर मिरर कहते हो। क्या कहते हो? सिल्वर मिरर जिसे आप कहते हो, वही है ये सिल्वर मिरर। ठीक है? किसकी सिल्वर मिरर? किसकी फॉर्मेशन की वजह से होता है? एसिड के ग्रुप के फॉर्मेशन की वजह से होता है। ठीक? बात करें, अब आपको लग रहा होगा कि एल्डिहाइड तो एसिड में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, एक चीज आपने पहले भी देखी होगी, पहले वाले लेक्चर में भी, जब हमारे पास में एक ए स्पीशीज है, ए ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? +1 चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? बी नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो गया? 0 से +1 चार्ज में चला गया। इसको क्या क्या कह दोगे? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। 0 से -1 में चला गया, क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हो आप रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है उसे आप कहते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है? इतना समझ में आया? अगर आपके पास में यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? आपके पास में एसिड के अंदर। ठीक है? एसिड के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस वाली स्पीशीज को, इस एल्डिहाइड को क्या कह दोगे आप? रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए इसको आपने क्या कह दिया? रिड्यूसिंग एजेंट। इसे आपने क्या कह दिया? रिड्यूसिंग एजेंट। और इसीलिए आपने इसको क्या कहा? रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहा? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है? ये क्या कर रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? खुद को ऑक्सीडाइज, सामने वाले को क्या कर देता है? रिड्यूस। इसका मतलब जो यहाँ पर आपने टॉलरेंस रिएजेंट को यूज किया था, वो टॉलरेंस रिएजेंट को क्या कर देगा? ये रिड्यूस कर देगा, और खुद को क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है? ये है आपके पास में क्या? ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड के अंदर हम एक-एक सैकेराइड यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है? एक-एक सैकेराइड यूनिट जब हम पढ़ेंगे, तो हमें बेसिकली सबसे पहले क्या करना है? एल्डोज पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसकी पढ़नी है मोनोसैकेराइड के अंदर? एल्डोज की। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डोज। ठीक है? अगर एल्डोज की बात करें तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 कार्बन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 3 कार्बन से स्टार्ट करेंगे। अगर 3 कार्बन की बात करें, तो सबसे पहले आपके पास में, जब हम 3 कार्बन की बात कर रहे हैं, तो 3 कार्बन के अंदर आप क्या बात करेंगे? ये 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन हमारे पास में किस तरीके से हो सकती है? 2 तरीके से हो सकती है। एक हमारे पास में किस तरीके से हो सकती है? इस तरीके से, ये एल्डिहाइड है। ठीक है? और यहाँ पर क्या आपके पास में OH प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ क्या आपके पास में CH2OH। यहाँ क्या आपके पास में दूसरे तरीके से, इस तरीके से हो सकती है। अब OH कहाँ आ जाए आपके पास? लेफ्ट साइड में, और ये बन जाए आपके पास में। ठीक है? इसे ही आप क्या कहते हो? ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसे ही आप क्या कहते हो? ये क्या आपके पास में? ग्लिसरॉल्डिहाइड।
ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। इसे आप क्या कहते हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग हम कैसे दे सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, एल्डिहाइड से। अब आपके पास में आपको देखना है ऐसा कायरल सेंटर जहां पर आपके पास में हाईएस्ट नंबर आ रहा हो। मतलब ये देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक सेंटर क्या है आपके पास में, कायरल सेंटर। तो यहाँ पर कोई भी मल्टीपल कायरल सेंटर नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले कायरल सेंटर के ऊपर OH किस साइड में है उसकी बेसिस पर आप इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर OH किस साइड में, राइट साइड में। OH जब आपके पास में राइट साइड में होगा, OH राइट साइड में होगा, तो आप क्या नाम देंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन। स्मॉल डी नहीं है, स्मॉल डी हमेशा डिनोट करता है किसको, डेक्स्ट्रो रोटेशन को, रोटेशन को डिनोट करता है, ऑप्टिकल रोटेशन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये डी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट कर रहा है कि OH राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास में, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका क्या नाम हो गया, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। तो ये OH कहाँ है आपके पास में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसका नाम क्या दे दीजिए, जब OH लेफ्ट साइड में होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, L। इसका क्या नाम हो जाएगा, L ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, L ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से आपको नाम देना है। अब आपके पास में अगर बात करें 3 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। अब इस 3 कार्बन से आप कहाँ जाएंगे, 4 कार्बन की तरफ। कहाँ जाएंगे, 4 कार्बन की तरफ। और जब आप 4 कार्बन की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना है, बेसिकली 4 कार्बन की तरफ जाते हुए 1 और 2 के बीच में एक कार्बन को क्या कर देना है, आपको इंट्रोड्यूस कर देना है, ठीक है। अगर आपने क्या किया इस तरीके से, अब अगर आप 4 मेंबर की मतलब 4 कार्बन की चेन के अंदर जाएंगे तो फर्दर आपके पास में क्या बन सकती है, 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। कुछ इस तरीके से 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके पास में। एक बार आपके पास में पुरानी चेन को मैं सेम कलर से बना रही हूँ, व्हाइट कलर से, ठीक है। ये आपके पास में CH2 और ये क्या है आपके पास में 1 और 2 के बीच में आपने क्या कर दिया, कार्बन को इंट्रोड्यूस। यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया OH, ठीक है। ये है मेरा हाइड्रोजन, ये है हमारे पास में CH2 OH। और यहाँ पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, एक कार्बन। ये मैंने क्या कर दिया, एक कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और एक बार मैंने रख दिया इस OH को राइट साइड में, एक बार रख दिया मैंने इस OH को लेफ्ट साइड में, ठीक है। पुरानी वाली चेन क्या हो गई हमारे पास में, ये CHO और ये क्या है हमारे पास में OH, ये क्या है हमारे पास में CH2OH और यहाँ पर क्या है हमारे पास में लेफ्ट साइड में OH, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमने क्या रख दिया, OH। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो बेसिकली जब आपके पास में दोनों OH सेम साइड में होंगे तो ऐसे को आप नाम दोगे एरिथ्रो, ठीक है। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एरिथ्रो, इसीलिए इसको क्या नाम, ये इसका क्या नाम हो गया, एरिथ्रोस। जब आपके पास में दोनों OH क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड में हो जाएंगे, तो उस केस में आपके पास में ऐसे कंपाउंड को आप क्या नाम देते हो, ट्रियो। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा आपके पास में, ट्रियोज, ट्रियोज, ठीक है। अब ये डी थ्रियोज है या फिर एल थ्रियोज है, तो आपको कैसे देखना है, अब आपको किस तरीके से देखना होगा, आपने नंबरिंग करी 1 2 3 4। अब आपको क्या देखना है, 2 कायरल सेंटर हो गए यहाँ पर, एक से ज्यादा कायरल सेंटर, ये 2 कायरल सेंटर। दोनों कायरल सेंटर में से उस कायरल सेंटर को आपको चूज करना है जिसके ऊपर ज्यादा नंबर आ रहा है। देखिए ये है, एक तो तीसरे नंबर के कार्बन पे कायरल सेंटर है, एक दूसरे नंबर के कार्बन पे कायरल सेंटर है। तो तीसरे नंबर का कायरल सेंटर क्या हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया, तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो ज्यादा नंबर के ऊपर जब आपके पास में कोई भी कायरल सेंटर आ रहा है, उससे OH किस पोजीशन पे है, राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, उसकी बेसिस पे आप क्या देखेंगे, नाम देखेंगे। अब यहाँ पर आपको किस बेसिस पर देखना होगा, बेसिकली अगर आप यहाँ पर बात करें तो तीसरे नंबर को आप क्या करोगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट नंबर प्रायोरिटी कार्बन, हाईएस्ट नंबर प्रायोरिटी कार्बन पे OH कहाँ है, यहाँ पर राइट साइड में है, तो इसको क्या कह दोगे आप, डी एरिथ्रोस। और यहाँ पर भी क्या है आपके पास में 1 2 3 और ये 4, हाईएस्ट नंबर कार्बन के ऊपर OH का है राइट साइड में, इसे भी क्या कह दोगे आप, डी थ्रियोस। समझ गए, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। ये नाम हो गया। अब क्या करेंगे, 4 कार्बन तक अब हम आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, अब 5 कार्बन तक जाना है। 5 कार्बन की बात करें तो अब हमारे पास में फर्दर 2 केसेस बन सकते हैं, फर्दर हमारे पास में 2 केसेस बन सकते हैं, किस तरीके से, यहाँ पर क्या बन सकता है हमारे पास में 2 केसेस,
ठीक है, किस तरीके से, ये हमारे पास में पुरानी वाली चेन, ठीक है, क्या है हमारे पास में, ये पुरानी वाली चेन, एक सेकंड जरा, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, पुरानी वाली चेन, ठीक है। हम्म, हाँ, ये है हमारे पास में CHO, ये पुरानी वाली चेन को मैंने एज इट इज बना दिया, OH दोनों का है हमारा सेम साइड में, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास में CH2 OH है, ठीक है। अब हमारे पास में दूसरा भी हमने सेम बना दिया इस तरीके से, पुरानी वाली चेन बना दी हमने दोनों साइड में OH OH, ये हाइड्रोजन, ये क्या बन गया हमारे पास में CH2 OH, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में एक कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से, एक बार मैंने रख दिया OH राइट साइड में और एक बार मैंने OH को कहाँ रख दिया, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाता है आपके पास में, यहाँ पर OH कहाँ है, लास्ट वाला OH राइट साइड में, तो इसका नाम हो जाएगा डी राइबोस, डी राइबोस। इसके नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा डी एराबिनोस, क्या नाम हो जाएगा, डी एराबिनोस, ठीक है। इस एक का नाम हो गया डी राइबोस, एक का नाम हो गया आपके पास में डी एराबिनोस, ठीक है। ऐसे ही सेम आपके पास में थ्रियोस के भी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, थ्रियोस की भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी आपने क्या बना दी इस तरीके से, एक पॉसिबिलिटी बना दी आपने ये, ठीक है, इस तरीके से आपको दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक बार आपने बना दिया, पुरानी वाली चेन की बात करें तो हमारे पास में ये थी पुरानी वाली चेन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, ये क्या बन गया आपके पास में CH2OH, और यहाँ पर आपके पास में सेम ऐसी चेन बनेगी, ठीक है, ऐसी चेन बनेगी सेम, और यहाँ पर ये पुरानी वाली चेन इस तरीके से OH, और ये हाइड्रोजन, ये क्या बन गया आपके पास में CH2OH, यहाँ क्या बना दिया आपने, एक और कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया, एक बार राइट साइड में रख दिया, एक बार आपने लेफ्ट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार इस तरीके से, उसका नाम बेसिकली आपके पास में क्या हो जाएगा, जाइलोस, इसका क्या नाम हो जाएगा, जाइलोस, कौन सा, डी जाइलोस, ये क्या हो जाएगा, डी लाइजोस, डी लाइजोस, ठीक है, इस तरीके से। अब आपके पास में है 5 कार्बन तक आप मूव ऑन कर चुके हैं, ये 5 कार्बन की चेन है, अब आपको मूव करना है 6 कार्बन के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है आपके पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 कार्बन की चेन के साथ में आपको मूव ऑन करना है। 6 कार्बन की चेन की बात करें तो बेसिकली 6 कार्बन के अंदर आपके पास में क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ पे 6 कार्बन की ट्रिक को जाने तो 6 कार्बन को तो बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं, कैसे याद रखेंगे, देखिए, स्टार्ट करना है आपको कहाँ से, स्टार्ट करना है आपको यहाँ से, कॉर्नर से, राइट कॉर्नर से, डी एलोस, डी एलोस, ठीक है, इसके जस्ट सामने आपको लिखना है डी एल्टोस, डी एल्टोस, ठीक है। अब आपके पास में इसके जस्ट ऊपर आपको क्या लिखना है, डी मैनोस, डी मैनोस, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास में यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो डी मैनोस, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, डी मैनोस के बाद में डी टेलोस, डी टेलोस, ठीक है, डी टेलोस के ऊपर आपको क्या लिखना है, डी आइडोस, की भी ट्रिक है याद करने की, ट्रिक भी देखेंगे, डी आइडोस, डी आइडोस के जस्ट सामने आपको क्या लिखना है, डी गुलोस, डी गुलोस, ठीक है, डी गुलोस के जस्ट नीचे आपको लिखना है डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज के जस्ट नीचे आपको लिखना है डी ग्लूकोज, लिख दिया। ये आपके पास में 8 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पर आपको कुछ रिलेशनशिप्स भी देखनी होंगी, ठीक है। अब आपके पास में यहाँ देखिए, ये क्या है आपके पास में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब OH आपके पास में राइट साइड में आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी आपके पास में, R, जब OH आपके पास में राइट साइड में होगा तो कॉन्फ़िगरेशन R, जब आपके पास में यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी क्या बन गई R, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया, जब OH लेफ्ट साइड में हो जाएगा तो आपके पास में फिशर के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ लो तभी, ठीक है, OH लेफ्ट साइड में होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, S, ये क्या हो जाएगी R, ये क्या हो जाएगा आपके पास में R, जिसको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आती है वो प्रायोरिटी देकर भी निकाल सकता है, ठीक है। अदरवाइज हम RS कॉन्फ़िगरेशन पर भी एक लेक्चर ले आएंगे, ठीक है।
अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपके पास में ये फिशर का कार्बोहाइड्रेट, इसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब आप देखें तो यहाँ पर ये क्या है आपके पास में, ये C1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आपके पास में कायरल सेंटर है 2, 3 और 4 कार्बन वाले। तो तीसरे और चौथे कार्बन के तो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में दोनों के अंदर क्या है, सेम है, R और R, यहाँ पर भी R और R। और यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट किसकी है, C2 कार्बन की डिफरेंट है कॉन्फ़िगरेशन, एक में R है, एक में क्या है आपके पास S। तो ऐसे रिलेशन को आप क्या कहते हैं, C2 एपिमर। बेसिकली एपिमर क्या होता है हमारे पास में, वो दो कंपाउंड जिनमें सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो एक्सेप्ट ओनली वन कायरल सेंटर। ठीक है, यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी R S, यहाँ पर क्या हो जाएगी S S R, ये S, ये भी S, ये R, ये भी R। सिर्फ डिफरेंट क्या है आपके पास में, R और S C2 वाले, तो ये भी एक दूसरे के क्या होगा, C2 एपिमर। क्या होगा, एक दूसरे के C2 एपिमर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ग्लूकोज कैसा दिखाई देता है आपको, ग्लूकोज बना रही हूँ यहाँ पे, ग्लूकोज दिखाई देता है आपको ये इस तरीके से होता है ग्लूकोज। ठीक है, ये होता है आपके पास में ग्लूकोज। बाकी जगह क्या हो जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन। ये होता है आपके पास में ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा R, ये क्या हो जाएगा आपके पास में R। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब सारे के कॉन्फ़िगरेशन आप एकदम आराम से याद कर लेंगे। ये आमने सामने वाले एक दूसरे के क्या होते हैं, C2 एपिमर। क्या होते हैं, एक दूसरे के C2 एपिमर। ये इसका C2 एपिमर हो गया, ये इसका C2 एपिमर हो गया और ये इसका C2 एपिमर हो गया। ठीक है, अगर ये RSRR है तो ये क्या है, C2, ये C3, ये C4, ये क्या हो गया आपके पास C5। तो अगर आप मैनोस की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो मैनोस की कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, आपके पास में ये C2 एपिमर है, इसका मतलब सिर्फ ये वाली कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, बाकी सब एज इट इज। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, SSRR। ठीक है, अब आप बात करें यहाँ पर दूसरे रिलेशन की तो आपके पास में दूसरे रिलेशन क्या हो जाएंगे इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, दूसरे रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास में C3 एपिमर और ये भी क्या होता है हमारे पास में एक दूसरे के C3 एपिमर। ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी सेम, ये दोनों एक दूसरे के C3 एपिमर, ये दोनों एक दूसरे के C3 एपिमर। अगर यहाँ पर बात करें दूसरे रिलेशन की तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये बीच वाले एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, C4 एपिमर, ये एक दूसरे के C4 एपिमर। ठीक है, तो आपके पास में अगर आप देखें ग्लूकोज से आपको अगर कैल्कुलस की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन RSRR, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, C4 है, फोर्थ वाली कॉन्फ़िगरेशन को डिफरेंट कर दो, क्या बन गई, RSSR बन गया। इस तरीके से आप सबकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने का तरीका है इलाहाबाद इलाहाबाद अल्टो अल्टो में इलाहाबाद अल्टो में तेल लेने इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी गुजरात गई गुजरात गई। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ठीक है, इलाहाबाद में अला ये इस तरीके से इलाहाबाद, ए से एलोस, ए एल मतलब ALT, ओ से एल्ट्रोस। ठीक है, एम से मैनोस, टी से टेलोस, आई से आइडोस, जी से ग्लूकोज और जी से गैलेक्टोस और जी से ग्लूकोज। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे आप सारी चीजें क्या कर सकते हैं, एकदम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी चीज का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं यहाँ से, किसी भी चीज का आपको टेलोस का बनाना है, आप क्या करोगे, मेनोस की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है SSRR, और आपके पास में टेलोस की क्या हो जाएगी, C4 एपिमर है, ये दूसरा, ये दो, ये तीन, ये चार, चौथा एपिमर है, तो ये क्या हो जाएगा, R का S, इसका मतलब SSR। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई टेलोस की। टेलोस से आपको आइडोस निकालना है, आप आइडोस से निकाल सकते हैं, ग्लूकोज से निकालना है, ग्लूकोज से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था बेसिकली हमारे पास में 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन की क्लासिफिकेशंस। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही। इसके बाद में हम देखेंगे बेसिकली RS नोमेनक्लेचर को हम किस तरीके से अलग-अलग कन्फर्मेशंस में लेकर आएंगे, अलग-अलग हम
स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ओपन चेन के अंदर और क्लोज्ड चेन के अंदर अलग-अलग मतलब हम प्रोजेक्शंस बनाएँगे, एक पढ़ेंगे हम जिसके अंदर ओपन चेन में, एक पढ़ेंगे हम क्लोज्ड चेन के अंदर, ठीक है? ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन के अंदर हमने अभी फिशर देखा। ये वाला स्ट्रक्चर कौन-सा होता है आपका? ये जो ग्लूकोज़ का बना रखा है, फिशर होता है। ये फिशर से हम जाएँगे किसके अंदर सबसे पहले? हैरोथ प्रोजेक्शन में। फिशर से अंदर हम ज़िगज़ैग के अंदर भी जाएँगे, हैरोथ के अंदर जाएँगे, फ्लाइंग वेज के अंदर जाएँगे, हर एक चीज़ के अंदर हम मूव ऑन करेंगे, चेयर कन्फर्मेशन भी हम देखेंगे, ठीक है? उससे पहले आपको क्या करना है, आरएस नोमेनक्लेचर अगर आपको नहीं आता है, तो आरएस नोमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे, अगर नहीं भी अब पढ़ रहे हैं किसी भी बुक से, तो भी आप कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन को पहले निकालना सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आगे के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।